नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं लोक भारती का पाठ 5 जूलिया। इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। यह पाठ गद्य की एकांकी विधा में लिखा गया है। एकांकी गद्य की वह विधा है जिसे हम रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यह पाठ एक बच्चों की गवर्नेंस जूलिया पर केंद्रित है, जो बहुत ही डरने वाली, अन्याय सहने वाली एक महिला है। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख देना चाहते हैं कि हमें न्याय के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। लेखक बताना चाहते हैं कि डरपोक और दब्बू लोग ऐसे ही होते हैं जैसे कोई शरीर रीढ़ रहित हो। ऐसे लोगों का हमेशा शोषण होता है। हमें अपने न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। हमें अपने न्याय के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। यही इस पाठ के माध्यम से लेखक सीख देने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलो तो अब हम देखते हैं एकांकी। एकांकी में जो महिला दिखाई गई है उसकी मार्मिक पीड़ा का, उसकी विवशता का और किस तरह उसका शोषण हो सकता है, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन लेखक ने किया है। और इस शोषण से वह किस तरह मुक्ति पा सकती है, यह भी संदेश इस पाठ के माध्यम से लेखक ने दिया है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को गृहस्वामी बुलाते हैं उसकी तनख्वाह देने के लिए। जूलिया आती है दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया कहती है शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी वेतन। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। ख्याल यानी विचार। और जितना मैं तुम्हें जान सकता हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। रूबल रूस की मुद्रा का नाम है। जूलिया विनीत स्वर में विरोध करती है, लेकिन विनम्रता के साथ। जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो, डायरी के पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी थोड़े से गुस्से में आ जाते, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई थी। इतवार यानी रविवार। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम मानोगी ही, बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? दबे स्वर में, जी आप कह रहे हो तो ठीक। रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। इधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी। तो 12 और 7 19 नागे हो गए। नागे यानी जिस दिन काम न किया गया हो वह दिन। घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया रुआसी हो जाती है। रोने जैसा स्वर हो जाता है जूलिया का, रोते स्वर में, जी हाँ। अब आगे की एकांकी देखते हैं। हमने इसके पहले देखा
कि गृहस्वामी किस तरह जूलिया के पैसे काटते जा रहे हैं। वह इतवार की छुट्टी के भी पैसे उसके काट रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है, लेकिन जूलिया बिल्कुल विरोध नहीं कर रही है। गृहस्वामी आगे कह रहे हैं। वह फिर से डायरी के पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, पर मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान उठाना ही बता है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया ऐसे ही मुंह लटका के बैठी थी। गृहस्वामी ने सभी बातों के पैसे उसके तनख्वाह से काटना शुरू किए। प्लेट टूटी, प्याली टूटी, बेटे की जैकेट फटी, या नौकरानी ने बेटे के जूते चुरा लिए, सभी के पैसे उन्होंने जूलिया की तनख्वाह से काट लिए थे। जूलिया एकदम शांत बैठी थी और बहुत दुखी भी दिखाई दे रही थी। मुश्किल से जूलिया ने अपनी रुलाई रोक कर रखी थी और उसने कहा, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब जूलिया जैसे रोने ही वाली है। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन वह इसका विरोध नहीं कर पा रही है। गृहस्वामी ने उसे पैसे दिए नहीं हैं, यह उसे भी मालूम है। गृहस्वामी आगे कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें डायरी दिखाता हूँ। और फिर से डायरी के पन्ने उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, कड़ा यानी कठोर, दिए होंगे नहीं, दिए है। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बच्चे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अब इस बार जूलिया ने कहा, वह एकदम अपने आंसू जैसे पी रही हो, रोने को रोक रही थी। उसने बताया कि उसको मालकिन ने सिर्फ 3 रूबल दिए, बाकी कुछ भी पैसे उसे नहीं मिले हैं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, एकदम आसमान से गिरना यानी धक्का लगना। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। अनर्थ यानी बुरी बात। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 घटा तो बचे 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? कांपते हाथों से रूबल लेती हैं, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। जूलिया अपने तनख्वाह में से 80 रूबल में से हाथ में गृहस्वामी उसे सिर्फ 11 रूबल थमा देते हैं और 11 रूबल लेकर भी वह धन्यवाद कहती है। उस समय गृहस्वामी एकदम गुस्से से कांपते हैं और ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए उससे बात करते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना यानी धोखा देना। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। गृहस्वामी को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। जूलिया,
जूलिया और ज़्यादा डर जाती है। जी हाँ मालिक, गृहस्वामी गुस्से में तुतलाने लगते हैं। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक कह रही हो? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले और कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते हैं और उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। स्वर थोड़ा धीमा करते हुए बोलते आगे, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर यह है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोंदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? गृहस्वामी जूलिया को समझा रहे हैं कि अगर उसे अच्छा कहलवाना है, उसे लोग अच्छा कहे, यह उसे कहलवाना है। उसके लिए अगर उसे दब्बू, डरपोक, मूर्ख बनना पड़े, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वह भी उसका विरोध न कर सके, यह सही बात नहीं। बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। गृहस्वामी जूलिया को बता रहे हैं, दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा मतलब उसे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अन्याय को सहना नहीं चाहिए, उसने अन्याय का विरोध करना होगा उसे। साथ मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीठ रेत लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। गृहस्वामी कह रहे हैं कि इस संसार में तुम जैसी अन्याय सहन करने वाले रीढ़ रहित लोगों का कोई स्थान नहीं, इसलिए तुम्हें इसका विरोध करना है और अन्याय सहन नहीं करना है।